नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के हालिया नतीजों को। ये देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, तो देखते हैं कि इनका Q3 का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मोटे तौर पे नंबर्स क्या कहते हैं। फिर कौन से बिजनेस हैं जो कंपनी को आगे खींच रहे हैं। इसके बाद क्या कोई चिंता की बात है, और आखिर में कंपनी आगे क्या करने की सोच रही है, मतलब भविष्य का क्या प्लान है। तो सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें वो पास हुई है या फेल। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बॉटम लाइन की, मतलब सबसे जरूरी आंकड़ा। कंपनी ने असल में कमाया कितना? आंकड़ा है 50,932 करोड़ रुपए। ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड इबीडा। अब ये एक बड़ा टेक्निकल शब्द लगता है ना। आसान भाषा में इसका मतलब है कि रिलायंस के जितने भी अलग अलग बिजनेस हैं, उन सब ने मिलकर असल में कितना ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया। और ये जो प्रॉफिट है ये पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 6% ज्यादा है। इसे एक अच्छा सॉलिड परफॉर्मेंस माना जा रहा है और बाजार को भी लगभग इतनी ही उम्मीद थी। अच्छा, प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। रिलायंस तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके कौन से इंजन हैं जो सबसे तेज चल रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से इस शब्द ईबीटीआ को समझ लेते हैं। ये बस कंपनी के कोर बिजनेस की कमाई को मापने का एक तरीका है। इसमें से अभी ब्याज और टैक्स वगैरह नहीं घटाए गए हैं। तो इस तिमाही के जो दो बड़े हीरो हैं वो हैं रिलायंस का ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस, और दूसरा उनका डिजिटल बिजनेस जिसे हम सब जियो के नाम से जानते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि O2C बिजनेस का प्रॉफिट मतलब EBITDA लगभग 14.5% बढ़ा है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है। दूसरी तरफ जियो के सब्सक्राइबर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले लगभग 7%। और जो 5G यूजर्स हैं उनकी संख्या में तो लगभग 50% का उछाल आया है। लेकिन कहानी में हमेशा सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ पर बिजनेस मजबूत रहा और कहाँ पर थोड़ी रुकावटें देखने को मिली। तो देखिए, एक तरफ रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है उसने काफ़ी मजबूती दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका तेल और गैस निकालने वाला बिजनेस है यानी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, उसमें थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। और ये फर्क बिल्कुल साफ है। रिटेल बिजनेस इसलिए मजबूत रहा क्योंकि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सामान बेच रहे हैं, लेकिन जो E&P बिजनेस है वो कम वॉल्यूम और गैस की गिरी हुई कीमतों की वजह से थोड़ा नीचे आ गया। उनका EBITI करीब करीब 13% तक घट गया। तो हमने प्रॉफिट की बात कर ली, बिजनेस की बात कर ली। अब जरा गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कोई रेड लाइट तो नहीं जल रही या फिर सब कुछ ग्रीन है। यहाँ एक बहुत जरूरी चीज आती है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी अपने पैसों के मुकाबले कितना उधार लेकर काम चला रही है। जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। और यहाँ अच्छी खबर है, पिछले साल ये रेशियो 0.40 था, जो अब घटकर 0.36 हो गया है। मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ थोड़ा कम हुआ है। तो ये हमारे लिए एक ग्रीन फ्लैग है। इसका साफ मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत हो रही है और वो उधार पर कम निर्भर है। लेकिन एक चीज है जिस पर ध्यान देना होगा। हमने बात की थी कि O2C बिजनेस ने बहुत अच्छा किया है ना? पर अगर हम थोड़ा और गहराई में देखें तो उनके एक्सपोर्ट्स यानी जो सामान वो देश के बाहर बेचते हैं उसमें हल्की सी गिरावट आई है। ये गिरावट करीब 1.2% की है। अब ये कोई बहुत बड़ी रेड लाइट नहीं है, लेकिन इसे हम एक येलो फ्लैग कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जिस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि एक मजबूत बिजनेस में भी एक छोटा सा हिस्सा है जो सिकुड़ रहा है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब सबसे दिलचस्प सवाल, रिलायंस आगे कहां जा रहा है? कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है? और इसका जवाब खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी के इस बयान में मिलता है। वो कह रहे हैं कि रिलायंस अब AI और नई एनर्जी के साथ वैल्यू क्रिएशन के एक नए दौर में जा रहा है। मतलब फोकस अब इन नई टेक्नोलॉजीज पर होगा। तो साफ है, कंपनी की भविष्य की ग्रोथ नई एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर टिकी होगी। और इसके लिए गीगा फैक्ट्रीज जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम भी तेजी से चल रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि रिलायंस के मौजूदा इंजन तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या AI और ग्रीन एनर्जी पर लगाए गए इसके दांव कंपनी को अगली $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचा पाएंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।